लिख दूंगी अभी उठूंगी जब। ले लिया दा दे रहे कौन है? हाँ क्या ये सही लिखा? अच्छा देखना, u इंटू वी का अवकलन क्या होता है? u इंटू वी का अवकलन क्या होता है? पहले को नियत दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को नियत पहले का अवकलन। ये भी तो दो ही हैं, ये भी तो दो ही हैं, तो देखना देखना, पहले को नियत दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को नियत प्लस नोट्स के अंदर मैंने अवकलन जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी है वहां वहां मैंने अवकलन और समाकलन दोनों ही लिख रखे हैं। कि मुझे अगर लग रहा है कि यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे सॉल्व किया है, तो वो चीज मैंने वहां लिख रखी है। तो डी प्लस पी डी वी प्लस वी कॉन्स्टेंट, पी का अवकलन क्या? डीपी, समीकरण 2। ठीक है, अगर एंथैल्पी के बारे, अरे ज्वाइन कहाँ हुई मीटिंग? अच्छा चालू हो गई क्या? अगर ये प्रक्रम माना स्थिर दाब पर संपन्न होता है, मैडम स्थिर दाब क्यों ले रही हो? ताप आयतन भी तो ले सकती हो, क्योंकि अब ताप तो कह नहीं सकते। क्यों क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ताप तो यहां कहीं आ ही नहीं रहा। लेकिन आप मुझे स्थिर दाब के बारे में क्यों डिफाइन कर रही हो? आप चाहो तो आप इसमें स्थिर आयतन ले सकती हो। तो क्या स्थिर आयतन पॉसिबल है? अगर मैं बात करूं, चलो ठोस और द्रवों के लिए तो मैं कह सकती हूँ मैडम उसमें तो आयतन डिफाइन नहीं होता, लेकिन अगर गैसों के लिए बात करूं तो प्रॉपर गैसों का आयतन होता है। आयतन क्या है उसका? प्रॉपर होता है, यानी कि गैस पूरी तरीके से, पूरे जरा सा हल्का सा गैस लीक हो जाए तो आप आराम से जानते हो कि गैस के मॉलिक्यूल पूरे घर में भी फैल जाते हैं। इनफैक्ट जब कभी कभी आपने देखा होगा सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं कभी कभी, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि गैस क्या है, फटाफट फैलती है। और जब फैलती है इट मींस आप आयतन को डिफाइन कर रहे हो, वॉल्यूम को डिफाइन कर रहे हो। इट मींस वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा है आपसे? मैंने ये कहा है कि आप अब आयतन को तो नियत कर नहीं सकते, लेकिन हाँ दाब को जरूर नियत कर सकते हो। तो माना स्थिर दाब पर संपन्न होता है, तो बताओगे कि इनमें से क्या बचेगा मेरे पास? बताओगे कि मेरे पास इनमें क्या बचेगा? क्या इसमें P, इसमें तो मैडम आपने P पहले ही नियत ले रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं इसमें जरूर फर्क पड़ेगा क्योंकि P2 माइनस P1 समदाबी प्रक्रम की बात कर रहे हो। तो समदाबी प्रक्रम में dp बराबर 0 होता है या नहीं? होता है ना? समदाबी प्रक्रम में dp बराबर 0, इट मींस यहां से क्या आ गया? dh बराबर de प्लस pdb। आया या नहीं आया? ये समीकरण 3 के नाम से कहलाया, यानी कि dh बराबर de प्लस pdv। ये क्या होता है? ये कहलाता है आपका एंथैल्पी में परिवर्तन, यानी कि एंथैल्पी चेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें आप चाहें तो मेरे नोट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज रखी है उनको आप छोड़ सकते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। वो तो मैंने एक्स्ट्रा के ऐसे लिखवा रखा है क्योंकि मुझे वो चीज काम की नहीं थी, लेकिन किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछी थी तो वो मैंने वहीं की वहीं करा दी थी सॉल्व। तो उसे भले आप यहाँ छोड़ के यहां से सॉल्व कर सकते हो। ये रहा। और अगर आप चाहो कि मैडम हमें नहीं पता कि हमें तो पूरा सॉल्व करवाओ, तो पूरा सॉल्व फिर ऐसे होगा। इसमें जो दे रखा है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था? अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स लॉ, फर्स्ट लॉ, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है? क्या होता है? डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू होता है या नहीं होता? अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने डिफाइन किया। डेल्टा ई की वैल्यू इसमें रख दो, डी एच बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई की वैल्यू क्यू माइनस डब्ल्यू प्लस पीडीवी। आप कहोगे मैडम कभी डेल्टा एच कभी डेल्टा ई, तो ध्यान रखना मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था।
आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जहां आवश्यकता होगी वहां डेल्टा एच को डीएच भी लिख सकते हैं, और ये सब सूक्ष्म परिवर्तन को व्यक्त करते हैं। मैथमेटिक्स में मत जाना कि मैडम मैथमेटिक्स में तो डेल एच अलग होता है, डी एच अलग होता है और डेल्टा एच अलग होता है। तो ध्यान रखना मैं क्या कह रही हूं आपको, कभी कभी डेल्टा एच का डिफरेंशियल करके हम लिखेंगे डी एच पूर्ण अवकलन, कभी कभी डेल्टा एच को डेल एच भी लिखेंगे। अब ये याद कैसे रहेगा, तो याद ये प्रैक्टिस से रहेगा, इसलिए कहती हूं मैं सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स सबसे कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट कहलाती है केमिस्ट्री की। तो ध्यान से रखना, क्या कहा मैंने, ये रख दिया मैंने, डेल्टा ई की वैल्यू इसमें रख दी, इसमें रखी तो क्या आया, डी एच बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू प्लस पी डेल्टा वी। डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस के पीडीवी होती है, नहीं होती, माइनस के पीडीवी। और यदि मैंने तंत्र द्वारा कार्य किया है तो नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू प्लस पीडीवी। तो यहां ये मान रख लो, डी एच बराबर क्यू माइनस के पीडीवी प्लस के पीडीवी, ये कैंसिल, तो डी एच बराबर यहां से क्या आ गया, क्यू। यानी कि किसी तंत्र की एंथैल्पी में परिवर्तन, किसी तंत्र के एंथैल्पी में परिवर्तन उस तंत्र के द्वारा अवशोषित या फिर तंत्र को दी गई ऊष्मा के इक्वल होता है। ये आपके नोट्स के अंदर जी जो चीज लिखी हुई है वो चीज मैंने यहाँ पे करा दी है, उसमें लिख रहा है डेल्टा एच बराबर क्यूपी। ये पूरा स्थिर दाब पर संपन्न हो रहा है, आपको पता है, क्योंकि मैंने स्टैटिक में स्थिर दाब ले लिया था, मैं स्थिर आयतन नहीं ले पाऊंगी क्योंकि एंथैल्पी स्थिर आयतन को परिभाषित करती है, करने को तो दाब को भी करती है, पर हम दाब को नियत कर सकते हैं लेकिन आयतन को नहीं, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे क्या कर दी, डी एच बराबर क्या आ गया, क्यू आ गया। इसके बाद ये करना, एक पेज छोड़ दो। इसके बाद अब चलेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो उस दिन आप उससे पूछ रहे थे कि कैसे डिफाइन करोगे। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने अब तक का पढ़ाया हुआ, मैं इसको थोड़ा सा समराइजेशन करूं तो कैसे करेंगे। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, कि मैडम हमें याद कैसे रहेगा, तो ऐसे याद रहेगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आपका टिप ऑफ टंग होना चाहिए, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू डिफाइन करेगा कि हम तंत्र पर कार्य कर रहे हैं या तंत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है या तंत्र पर कार्य कर रहे हैं, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू आ गया। उसके बाद मैंने बोला कि इसके ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का अवकल रूप स्टार्टिंग में मैंने माना, तो माना मैंने स्टार्टिंग में इंटरनल एनर्जी ताप दाब एवं आयतन का फलन है, ताप को एक बार आयतन को नियत माना, तो ताप और दाब के सापेक्ष में अवकलन कर दिया। एक बार मैंने किसको नियत माना, इसके एक बार मैंने नियत माना आयतन को, तो मैंने दाब और ताप के सापेक्ष अवकलन कर दिया। ये आपस में एक दूसरे को जैसे ही मैंने डिफाइन किया तो वहां से दो इक्वेशन बन के आई मेरी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया मैंने, तो यहां तक मैंने ये चीज करवा दी आपको। फिर उसके बाद मैंने लिखवाया आपको एंथैल्पी के बारे में बताया। एंथैल्पी आपको पता है H बराबर क्या होता है, E प्लस पीवी होता है। H बराबर क्या होता है, E प्लस पीवी। अगर E को मैं डिफाइन कर रही हूँ कैपिटल E को, तो इट मीन्स मैं बात कर रही हूँ क्या, जैसे मैंने H बराबर E प्लस पीवी किया तो E बराबर मैंने पहले फंक्शन मान लिया, इसका पहले मैंने अवकलन कर दिया, आपने अवकलन किया तो वहां से क्या आया, DH बराबर क्या आया, DH बराबर डेल्टा डीई प्लस पीडीवी प्लस डीपीवी। मैंने क्या कहा, स्थिर दाब पर संपन्न होता है तो डीपी वाली चीज, स्थिर दाब यानी समदाबी प्रक्रम पर संपन्न होता है तो डीपी बराबर मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो वहां से क्या आया, डीई बराबर क्या आया, डीई बराबर डीएच बराबर क्या आया, डीई प्लस पी डेल्टा वी पीडीवी। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाया और उसको W को पीडीवी क्या होता है, W होता है, वहां पे W लिखा, डेल्टा E बराबर क्या होता है, Q माइनस डब्ल्यू, डेल्टा E का मान रखा, W से W कैंसिल हो गया, वहां पे आया डेल्टा E इक्वल टू Q। यानी कि तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तंत्र को दी गई ऊष्मा के बराबर होती है। ये चीज मैंने यहां तक डिफाइन कर ली, कब, स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तंत्र को दी गई ऊष्मा के क्या होती है, बराबर होती है। यहां तक कराया है मैंने आपको। हर बार मैं एक टॉपिक कराने के बाद समराइजेशन करूंगी कि मैंने क्या क्या चीज करा दी और कैसे कैसे कराई है। ये सुनने के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे सुन पाएंगे आप। अब देखो, अब मैं चलूंगी ऊष्मा धारिता पर, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ध्यान से समझना मेरी बात। हीट कैपेसिटी का मतलब, आप में से कोई मुझे इसकी डेफिनेशन एक बार समझा सकता है, मैडम हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, चैट खोल सकती हो नहीं, चलो मुझे चैट आपकी दिखाई दे नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हीट कैपेसिटी, इसको ज्वाइन मीटिंग करना,
हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? पासवर्ड डालो, नहीं पता? हाँ, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मुझसे ये केवीएस के इंटरव्यू के अंतर्गत पूछा था। आप लोग मैडम ये बोलती हो तो मेरा वो क्वालिफाइड हो गया है केवीएस का इंटरव्यू। अब देखना मैंने क्या बोला, हीट कैपेसिटी होती है कि माना कोई पदार्थ है। अब मैं यहां चलूंगी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान होगा आपको मात्रात्मक और गुणात्मक दो गुणधर्म कराए थे वहां। मैंने आपको वहां पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत दिखाई थी ऊष्माधारिता, और मैंने कहा था कि ऊष्माधारिता क्यों होती है, इसको मैं आगे चल के हीट कैपेसिटी जब पढ़ाऊंगी उसके अंतर्गत बात करूंगी। अब जब मैंने कहा कि ऊष्माधारिता क्या होती है, तो सुनना, किसी पदार्थ का कोई ताप है माना 20 केल्विन, क्या है, कोई पदार्थ ले लिया मैंने, ये माना ये मेरा ये ऐसे मारकर मेरा एक 20 केल्विन का है, ये टेम्परेचर इसका मैंने नोट किया, ये आ रहा है 20 केल्विन। अब मुझे क्या करना है, या 20 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बात नहीं करेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डेफिनेशन भी डिग्री में दी हुई है, और केल्विन में करोगे तो केल्विन में उसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, 273 जोड़ के केल्विन में चेंज कर दो, बात तो एक ही है ना। 20 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर माना 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। टेम्परेचर को इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊष्मा के स्थानांतरण द्वारा, या उसको हीट दे दूं तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर, ध्यान है ना, ताप ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ, ताप में परिवर्तन होगा तो ऊष्मा क्या होगी, ट्रांसफर होगी, और जब तक होती रहेगी जब तक दोनों टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल। हाई टू लो टेम्परेचर की ओर चलता है थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ। हाई टू लो टेम्परेचर यानी कि हाई टू लो, उच्च तापमान से निम्न तापमान तक जैसे जैसे आप चलोगे तो ऊष्मा को कैसे कर सकते हैं आप, ऊष्मा को देकर, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान करता रहेगा। तो ध्यान से समझना मेरी बात, डेफिनेशन पे चले। अगर मुझे इसका तापमान 21 डिग्री सेल्सियस करना है, अगर मुझे इसका तापमान 21 डिग्री सेल्सियस करना है 20 डिग्री सेल्सियस से, तो मैंने कितने की वृद्धि की, 1 डिग्री सेल्सियस की। तो ध्यान रखना, किसी पदार्थ के ये डेफिनेशन लिख नहीं रही नोट्स में, आप ऊष्माधारिता जब नोट डालें तो उसमें लिख लें कि किसी पदार्थ के ताप को, बहुत बार वाइवा में पूछता है वो, किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जितनी ऊष्मा मुझे चाहिए, आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता। तो मैडम ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है, अरे पदार्थ जितना ज्यादा होगा उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे उतनी ही ऊष्मा देनी पड़ेगी। यानी कि अगर पदार्थ बड़ा हुआ, पदार्थ बड़ा मतलब ये दोनों हैं, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक तो ये है और एक ये है, आकार में कौन बड़ा, आकार में ये बड़ी है कि ये बड़ी है, ये वाला बड़ा है। अगर मैं इसके टेम्परेचर को अभी ये मानूं कि इसका टेम्परेचर, मैंने ताप नोट किया, इसके टेम्परेचर को मैंने जैसे ही नोट किया तो मैंने देखा इसका टेम्परेचर कुछ है, इसका टेम्परेचर कुछ है। तो जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऊष्मा इसको ज्यादा देनी पड़ेगी या इसको, आपको पता है कि ऊष्मा किसको ज्यादा देनी पड़ेगी, जो बड़ी वस्तु है उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो वो क्या कहलाता है, यानी कि ऊष्माधारिता किसकी ज्यादा हुई, इसकी कि इसकी, ऊष्माधारिता इसकी ज्यादा हुई। यानी कि ध्यान रखना, जितना उसका आयतन, जितना उसका आकार, उतनी ही उसकी ऊष्माधारिता। यानी कि आकार बड़ा तो ऊष्माधारिता ज्यादा, आकार छोटा तो ऊष्माधारिता कम। तो ध्यान रखना, ऊष्माधारिता किस पर डिपेंड हुई, किस पर डिपेंड हुई, आकार पर डिपेंड हुई। तो ये क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता के नाम से जाना जाता है। अब देखना मुझे चलना कहाँ है, मुझे चलना है ऊष्माधारिता की डेफिनेशन के बाद स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। दो प्रकार की ऊष्माधारिताएं होती हैं, एक तो होती है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, और एक होता है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता।
स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता 2 होती है। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को बच्चों सीपी से डिपेंड करते हैं, सीपी से प्रेजेंट करते हैं, और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता को सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहां से जितना मैंने यहां तक करा दूंगी, यहां तक आपका एक चैप्टर खत्म होने के साथ साथ आप देखेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक क्वेश्चन जरूर पूछता है पेपर में, तो ध्यान रखना। सीपी को स्थिर दाब पर परिभाषित कर रहे हैं, तो मैंने इसको लिख दिया कैपेसिटी, और ये क्या कर दिया मैंने, पी फॉर प्रेशर। जब जब मैंने बताया था, मैंने जब मैं नीचे लगाऊंगी जिस भी चीज को, मैं उसको नियत मान के चल रही हूँ। एक तो होती है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, यानी कि आप प्रेशर को नियत कर दो और फिर टेम्परेचर बढ़ाओ। एक होता है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, आयतन को वही रहने दो और फिर टेम्परेचर बढ़ाओ। तो ये क्या होता है, सीपी और सीवी, इसका पूरा डेरिवेशन, जो सीपी और सीवी एक्चुअली में होता क्या है, सीवी तो होता है आपका डेल ई ओवर डेल टी वी, और सीपी होता है डेल एच ओवर डेल टी पी। क्या बोला मैंने, सीपी क्या है, डेल एच ओवर डेल टी पी, और डेल ई ओवर डेल टी वी। ये याद होना चाहिए। मैडम ये याद कैसे करें, तो मैं अगर आपको इसमें डेरिवेशन में घुसाने लगी, डेरिवेशन आता है मुझे इसका कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, पर मैं ये चीज क्या है आपको डेरिवेशन में अंदर एंट्री नहीं करवाना चाहती, क्योंकि फिर ये खुद ही इतना लंबा डेरिवेशन और वो काम का नहीं है आपके, ये काम का है, तो आप इस पर फोकस ज्यादा करिए। तो मैंने क्या बोला, ये क्या है एच, ये क्या है ई, एच फॉर एंथैल्पी और ई फॉर क्या है, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, है या नहीं। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब मैंने क्या कहा, ये भेज दिया आपने, अच्छा ये भेजा है आपने, करवाना है क्या, करवा दूं क्या, मैंने करवाया नहीं है, मैंने कि ये डायरेक्ट लिखवा देती थी इसको मैं, चलो ठीक है मैं करवा देती हूँ। आपको जो एक पेज भेजा ऊष्माधारिता का, इसको अभी क्रॉस करके मैं एक छोटा सा डेरिवेशन की, अब उसमें मेरे नोट्स में लिख रहा है कि ये आया कैसे, ये चीज कैसे डिफाइन की है, इसका डेरिवेशन क्या है, तो इसके डेरिवेशन को एक्चुअली में ये आपको टिप ऑफ टंग याद होना चाहिए, सीपी क्या होता है और सीवी क्या होता है, पर अगर इसमें आपके नोट्स के अंतर्गत इसका डेरिवेशन लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये आता कैसे है। 12th में वैसे पढ़ के आए हो, तो देखो सीवी कैसे आता है, स्थिर हेडिंग डालना, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता सीवी। कैसे करेंगे हम, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता सीवी, तो देखो माना हम लेके चलेंगे, माना कैपिटल ई ताप एवं आयतन का फलन है, बहुत काम की चीज है ये, ई बराबर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम, जब हम दाब नहीं ले रहे हैं तब की बात कर रही हूं, तो मैंने ई बराबर क्या ले लिया, एफ ऑफ क्या हो गया टीवी, समीकरण 1, ठीक। अब क्या करेंगे, ई क्या है, यथातथ अवकल है, तो इसका अवकलन कीजिए। पूर्ण अवकलन कैसे करोगे बच्चों, जल्दी बताओ, डी बराबर कैसे करोगे, डेल ई ओवर डेल टी वी कांस्टेंट, टी के सापेक्ष अवकलन किया मैंने पहले, टी का पूर्ण अवकलन क्या आ गया, डी टी प्लस प्लस क्या, प्लस करो डेल ई ओवर डेल वी, डेल ई ओवर डेल वी, कौन नियत, टी नियत, डीवी, समीकरण 2 हुआ या नहीं। अब देखना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैंने इसलिए कहा था बहुत काम का है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे कोई मतलब नहीं कैसे आया, मुझे मतलब है कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखते हो आप, डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा ई बराबर क्या हो गया, क्यू माइनस डब्ल्यू। अब मैंने क्या किया, अब देखना मैंने क्या किया, मैंने किया इस बार आपका जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि इसका अवकलन करना है, इसका डिफरेंशियल कीजिए, डिफरेंशियल कैसे करोगे, डीई डिफरेंशियल कर दिया, ये डिफरेंशियल किया डेल क्यू माइनस के डेल डब्ल्यू, अवकलन किया है। चाहो तो आप इसको, मैडम हमें नहीं पता तो ये ऐसे लिख दो, डेल ई, तीनों को एक ही चीज में डिफाइन कर दो, डेल ई कर दिया मैंने। अब इसके बाद देखना डेल डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू बराबर क्या है, पीडीवी, है या नहीं, डब्ल्यू बराबर क्या है, पीडीवी, तो डब्ल्यू का मान यहां पे रखना पीडीवी,
रखना W का मान PdV। जैसे ही आप W का मान PdV रखोगे, जैसे ही आप W का मान PdV रखोगे, पूरा जो मेरा तंत्र है वो स्थिर दाब पर काम कर रहा है। तो ये ऐसे नहीं लिखूं मैं, डेल Q माइनस डेल PdV लिखूंगी कि नहीं लिखूंगी बताओ? W की वैल्यू रख दी PdV, ये रही W की वैल्यू रख दी PdV। बार बार मैं करती हूँ, तंत्र द्वारा किया गया कार्य, तंत्र द्वारा किया गया कार्य ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैंने तंत्र पर किया गया कार्य ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैंने ये चीज किया, तंत्र पर किया गया कार्य, क्योंकि हम इसके अंतर्गत भी तंत्र पर किया गया कार्य करते हैं, ऑन द सिस्टम नॉट बाय द सिस्टम। तो देखो यहां से क्या आ गया, ये अब अवकलन करना है इसका, डेल ई बराबर डेल क्यू माइनस, इसका अवकलन करो स्थिर दाब पर, P बाहर और V का अवकलन कर दिया डेल V, एक बार और ये आ गया P डेल्टा V। अब क्या किया हुआ है इसने, अब क्या हुआ है इसने किया हुआ है, ये चीज आ गई। इसके बाद इसने किया हुआ है, इसमें क्या किया हुआ है, dp बराबर 0। अच्छा, यहां से ये करने के बाद में ये वाली वैल्यू आ गई। अब माना इसने, अब माना एंथैल्पी को ताप एवं दाब का फलन माना है, एंथैल्पी को ताप एवं दाब का फलन माना है। इसको मैं अगली क्लास में ढंग से कराऊंगी, क्योंकि एक्चुअली मैं चाहती थी कि ये नोट्स आप तक ना पहुंचे, पर आपको ऊष्माधारिता के बारे में इसका एक कंसेप्चुअल बेस पता चल गया है कि आपको ये चीज कैसे डिफाइन हुई, सीबी और सीपी को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो उसको कल की क्लास में हम ढंग से डिस्क्राइब करेंगे कि मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगी, कैसे इसको और सिंपल तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। नोट्स लिख लीजिएगा, क्या कह रही हूं मैं, नोट्स लिख लीजिएगा, पूरा मैथमेटिकल पोर्शन रहेगा। फिर कह रही हूँ नोट्स आपके पास कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, जो मैंने ये पेज भेजा है ऊष्माधारिता वाला, जो आप तक पेज पहुंचा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊष्माधारिता के बाद जो संबंध आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, आपके सिलेबस में तो सीधा डिफाइन किया हुआ है, सीपी